गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था दैट वाज दीज 3 स्लाइड्स। जस्ट मैं एक क्विक रिवीजन करा दूं उसको कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होता है, तो उसके लिए मैंने ये लाइन आपको बताई थी कि इसे आप एक बार पढ़ लें। इसके बाद हम लोग चैप्टर में इन कर गए थे और हम लोगों ने सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि वो मेजरेबल होना चाहिए और उसके साथ एक नंबर होता है अटैच्ड और उसके साथ एक यूनिट होता है इन जनरल। बाकी सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आए थे इस स्लाइड में कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने एक रेशियो भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा, और भी और डिटेल में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन ये 3 क्वांटिटीज़ बताई थी हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था इन डिटेल वो था आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये स्लाइड्स थी, लास्ट स्लाइड्स थी पिछले वीडियो की, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन एक बार और हम लोग रिवाइज कर लें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। इसी के बेसिस पे इसका नाम हम लोग जान चुके थे, इसे बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या है? बेस क्वांटिटी। ठीक है, एनीवेज इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है बेस क्वांटिटीज़ का वो क्या होता है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जितने भी फिजिकल ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती हैं। आई मीन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। इस पर क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होगा वो। इसके बाद आगे इसी को एक्सप्लेन किया उसने कि एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। जाहिर सी बात है अगर किसी और फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में आप उसे एक्सप्रेस कर देते हैं फिर वो फंडामेंटल रहा ही नहीं। फंडामेंटल का मतलब है कि वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, राइट। तो ये था, और हमने पढ़ा था कितने इस पे एक एग्जाम्पल से आपको समझाया था, वो इंग्लिश लैंग्वेज वाला। आप ने नहीं देखा अगर वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हमने किया है। एंड ईच वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे और ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूइंग द वीडियो, ऐसा नहीं है। आप इसे समझें, यानी मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। तो यानी उस वीडियो देखने का मतलब कि उस वीडियो में जो भी कंटेंट उन्होंने पढ़ाया है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। मेरा यही एम है और यही गोल है। अदरवाइज होता क्या है कि आप जस्ट बैठे और बगैर अटेंटिव हो गए, आपने सुन लिया, आपका एक तो टाइम वेस्ट हो जाता है, जो भी आधे घंटे का हो या पौने घंटे का वीडियो हो, और अल्टीमेटली कुछ मिलता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपसे अगर सवाल किया जाए उस वीडियो पर बेस्ड, तो यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। क्या ना, ये होना चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार आपको बहुत आसानी से, बहुत ईजी में लेके चल रहा हूँ, बहुत कूल होकर के ले चल रहा हूँ, लेकिन ये एडवांटेज आपको दिखेगा साफ साफ कि मैं जो पढ़ता हूँ उस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी। ठीक है, उसके यूनिट्स भी आपको याद होने चाहिए। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर है। सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। मास का यूनिट किलोग्राम, इसका भी सिंबल आपको पता है। सेकेंड, टाइम का जो है यूनिट सेकेंड होता है। एसआई यूनिट, मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एनीवेज ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था यहाँ तक, राइट। अब आगे में बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, अब जरा देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इन फिजिक्स मेजरमेंट इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग नेचुरल फिनोमेना। जाहिर बात है कि आप फिजिक्स में जो कुछ पढ़ते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और जो कि मेजरेबल होती हैं, उन्हें आपको मेजर करना होता है। अब होता है क्या कि मेजर करने के लिए कई यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी यूज़ अ स्पेसिफिक यूनिट। ओवर टाइम, यानी समय के साथ हुआ क्या है कि डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैव इवॉल्व्ड। ऐसा ऐसा जो जिस जगह पे वो रीजन वाइज भी हुआ है, जहाँ जो चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो गई उसको यूनिट्स मान करके शुरू में ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, उसी यूनिट्स को यूज़ किया जाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलपमेंट हुआ इसमें, और फाइनली हम लोग यहाँ लैंड कर गए हैं, यानी एसआई सिस्टम पे। तो देखिए अभी भी जो चीज़ें कॉमन हैं वो यहाँ हमने लिस्ट किया है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। जाहिर बात है कि बहुत सारे यूनिट्स हैं, उसको हम लोग को नहीं लेना, वो आपने 9th 10th वगैरह में पढ़ा होगा, 8th 9th वगैरह में, है ना। क्यूबिट वगैरह का यूज़ किया होगा, हैंड से मेजर करने का लेंथ वगैरह सिस्टम। बट एनीवेज वो सब अब ऑब्सोलीट हो चुका है। तो लेकिन अभी भी जो 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो अभी भी यूज़ होते हैं और हमारे सिलेबस में है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं।
तो इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, MKS सिस्टम। ये जो नाम पड़ा है ना, ये नाम पड़ा है लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स के हिसाब से। जैसे MKS सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा रखा हमने, है ना, यूजेस मीटर, M फॉर मीटर फॉर लेंथ ऑब्वियसली, किलोग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम एज बेस यूनिट्स। यानी MKS सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड, ये बेस यूनिट्स की तरह, इसे फंडामेंटल यूनिट्स की तरह यूज किया जाता है। इट्स ए मेट्रिक सिस्टम यूज्ड इन मेनी साइंटिफिक एप्लीकेशंस, अभी भी इसका यूज होता है, एंड सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स, राइट। अब आइए दूसरा क्या है हमारे पास, CGS सिस्टम। तो मैंने बताया था ना कि इसमें जो नाम रखा गया वो किस हिसाब से नाम रखा गया है, पहले लेंथ का यूनिट बताया जाता है, फिर मास का यूनिट बताया जाता है और फिर टाइम का, है ना, लेंथ, मास, टाइम। तो C फॉर सेंटीमीटर, यूजेस सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। समझ में आ गया। ये लिखा हुआ है प्रीफर्ड इन थ्योरेटिकल फिजिक्स स्पेशली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सेट्रा। स्मॉलर यूनिट्स कंपेयर टू MKS, जाहिर बात है कि MKS में मास के लिए आप किलोग्राम यूज कर रहे हो और CGS में आप ग्राम यूज कर रहे हो। तो ग्राम जो है स्मॉलर यूनिट है इन कंपैरिजन टू किलोग्राम, है ना, ग्राम एक छोटा यूनिट है किलोग्राम के कंपैरिजन में, सॉरी। तो यही बात यहाँ उसने लिखी कि स्मॉलर यूनिट्स है इन कंपैरिजन टू MKS सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम है वो क्या है, FPS। फिर वही बता रहा हूँ मैं कि F मतलब हो गया फुट, ये यूज कर किसके लिए होगा, लेंथ के लिए। फिर इसके बाद पाउंड है, ये यूज होगा मास के लिए। और फिर सेकंड है, ये यूज होता है टाइम के लिए। आप देख रहे होंगे तीनों सिस्टम में टाइम के लिए सेकंड यूज हुआ है, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी। हाँ, लेंथ और मास का चेंज हुआ है। MKS में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम। CGS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम। एंड FPS में लेंथ के लिए फुट और मास के लिए पाउंड। अब ये है सिस्टम इंटरनेशनल, देखिए पूरा नाम लिखा हुआ सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, ये फ्रेंच नेम है और इसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है SI, सिस्टम इंटरनेशनल। लेकिन हम लोग उसे याद रखेंगे, दिस इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होता है, जैसे देखिए लिख रखा है कि इट इज मॉडर्न एंड मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम। SI सिस्टम बेसिकली कॉम्बिनेशन है MKS सिस्टम का और कुछ एडिशनल यूनिट्स उसमें दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ाऊंगा ही, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जैसे फोर्स अगर आप कहें तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू, जरा समझें यहाँ पे, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का जो यूनिट होगा MKS सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं, किलोग्राम होता है, पता ही नहीं होता है। और एक्सेलरेशन का यूनिट आप लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये इसका फोर्स का कौन सा सिस्टम का यूनिट हुआ, ये दिस इज MKS सिस्टम में इसका यूनिट ये होगा। लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे आप जानते भी होंगे शायद कि फोर्स का SI यूनिट जो है वो न्यूटन है, ठीक है ना, न्यूटन, जिसको कैपिटल N से लिखा जाता है। यानी 1 किलोग्राम, ये अगर आप ले लो, यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो यानी फोर्स का MKS सिस्टम में यूनिट जो होगा वो तो इतना होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कोई आपसे पूछेगा फोर्स का SI यूनिट, तो वो न्यूटन है और इसी को हम 1 न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से एनर्जी का यूनिट वगैरह होता है, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कि MKS और SI में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये चार सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं जो आपको याद रखना है, MKS, CGS, FPS एंड SI, राइट। और इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग ये इसी पे काम करेंगे, SI पे। तो अभी हम लोगों ने जो चार सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पढ़ा उनको हमने यहाँ टैबलेट फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया है। क्या क्या पढ़ा था हमने, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम, राइट। तो मैंने अभी पहले बताया कि SI जो है वो MKS सिस्टम को ही यूज़ करता है। कुछ एडिशनल यूनिट्स हैं, किसी खास सिचुएशन में कुछ खास नाम दिए गए हैं, जैसे मैंने न्यूटन के बारे में समझाया। फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है SI में। तो इस तरह के कुछ नेम्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ देखिए हर सिस्टम में लेंथ के लिए क्या यूनिट यूज़ किया गया है, मास के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया गया है, टाइम के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया गया है और सिंबल क्या है, सारा कुछ हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें। आपसे कोई पूछे कि CGS में लेंथ का कौन सा यूनिट है, मास क्या है, टाइम क्या है, यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ
द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। जाहिर सी बात है कि आप अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो उनके जो यूनिट्स होंगे उनका नाम भी क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल को बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। तो बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे उन्हें हम बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब आइए हम लोग आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी में। यानी हम लोगों ने जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो 3 तरह के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। वो कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ और फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लोग आ रहे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। तो बस एक बात याद रखिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज़ आएंगी उसमें से अगर हम उनको हटा दें, सप्लीमेंट्री में 2 रहती हैं, तो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ आप पढ़ोगे वो सब की सब क्या होंगी, डिराइव्ड होंगी। तो derived quantities are those physical quantities that are not fundamental by themselves but are derived from the combination of 2 or more fundamental quantities। तो बहुत इजी डेफिनेशन है। derived quantities मैं बोल दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना उसे। derived quantities are those quantities which are derived from fundamental physical quantities, that's it। बस इसे जानिए जरूर है ना। हिंदी में से क्या बोलेंगे भाई, डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हो गए आते हैं। डिराइव क्या होने का क्या मतलब भाई, इसमें कभी डिवीजन हो जाएगा, कभी मल्टीप्लिकेशन होगा, इसी तरह के कॉम्बिनेशन से डिराइव क्वांटिटीज बनती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीड की बात मैं अगर करूँ तो स्पीड क्या होता है, बल्कि यहाँ समझाइए रखा हमने, देखिए सारी चीज़ें यहाँ समझा रखा है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज डिराइव्ड फ्रॉम डिस्टेंस जो कि लेंथ है एंड टाइम, है ना भाई। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए यहाँ लिखे रखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अब स्पीड में यहाँ लिखोगे डिस्टेंस, लेकिन यहाँ डिवाइड में क्या होगा, टाइम। डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, लेंथ के लिए यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम के लिए सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये किससे डिराइव किया गया, डिस्टेंस से और टाइम से। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम क्या है, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन इन दोनों के रेशियो से एक नई क्वांटिटी आ गई हमारे पास, उसका नाम क्या दिया गया, स्पीड। सो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई, ये चूंकि 2 फंडामेंटल से मिल के बनी है, मिल के मतलब उनके रेशियो से बनी है, इसलिए स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आप जरा यहाँ लिस्ट देख लो, अभी हमने स्पीड का एग्जाम्पल दिया, ऐसी फोर्स है, फोर्स में अगर आप आ जाओगे तो फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मास एंड एक्सेलरेशन। आप यहाँ कह सकते हो ठीक है सर, मास तो फंडामेंटल है लेकिन एक्सेलरेशन तो फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन को और तोड़ दीजिए आप तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी भी फंडामेंटल नहीं। वेलोसिटी को आप तोड़िए तो डिस्टेंस बाय टाइम, वही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो उस फॉर्मेट में आने के बाद यानी आप उसको जब ब्रेक करते जाओगे तो लास्ट में आप अल्टीमेटली वहीं पहुँचोगे, फंडामेंटल पर ही। तो आप डिराइव्ड क्वांटिटीज तो ऐसे ही हो सकते हैं कि ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल और ऑलरेडी डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है ना, इसी से डिराइव बनता रहता है। या तो प्योर फंडामेंटल से हो जाएंगे, जैसे स्पीड, स्पीड में क्या है, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस इज अ लेंथ और टाइम, तो ये दोनों फंडामेंटल है, उसके रेशियो को आपने स्पीड कह दिया, डिराइव बन लिया। लेकिन यहाँ मास और एक्सेलरेशन में, मास तो फंडामेंटल है लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं। लेकिन जब आप इसको ब्रेक करोगे, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम है, फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो अल्टीमेटली आपको पहुंचना वही है, फंडामेंटल पर ही। लास्ट में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ जाता है, तो एक तरह से वो फंडामेंटल से ही डिराइव हो। यानी हम क्या कह सकते हैं एक्सेलरेशन को कि भाई पहले डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, तो वहाँ से वेलोसिटी मिल गया, तो वेलोसिटी इज डिराइव्ड। अब फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिला, तो एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब आ गया नेक्स्ट, डिराइव्ड क्वांटिटी में कुछ का लिस्ट हमने दिया है। वैसे तो न्यूमरस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी नई क्वांटिटीज से हम लोगों की मुलाकात होगी उसे हम लोग वहाँ समझेंगे कि क्या डेफिनेशन है, उसके बेसिस पे हम उसका यूनिट्स के डायमेंशन, अभी डायमेंशन नहीं पढ़ा है, उसके यूनिट्स वगैरह हम लोग निकालना सीख जाएंगे। तो अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जाहिर बात है कि अभी हमने फिजिक्स की शुरुआत की है, तो अब अगर आप हमसे ये कहोगे कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन बताइए, कैपेसिटीज का बताइए, तो आपने अभी पढ़ा नहीं है। तो अभी मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आपको फिजिक्स रटवाऊँ, फिजिक्स रटने वाली चीज़ नहीं, बिल्कुल समझिए आप आसानी से, और जितना आपको मैं दे रहा हूँ उतना करते जाइए, इजी वे में जितना आप जानते हो उस बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्वांटिटीज़ आएंगी, जैसे जैसे चैप्टर्स कवर होंगे, हम उन सारी क्वांटिटीज़ जो जो नई क्वांटिटीज़ आएंगी उनके डेफिनेशंस को समझेंगे, उनके यूनिट्स को समझेंगे,
और हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बहुत हमें याद होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ज़रा भाई इसमें चिंता ना करें। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं जो अभी हमारे जहन में है। एरिया क्या है? एरिया इज ऑल्सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, है ना। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया पूछा जाए तो क्या बोलोगे? लेंथ इंटू विड्थ। तो विड्थ भी एक तरह का लेंथ ही, वो भी तो लंबाई होती है ना। तो लेंथ, तो असल में क्या हुआ फंडामेंटल लेवल पे क्या हुआ, बाय लेंथ इंटू लेंथ। विड्थ को भी मैं लेंथ ही बोल रहा हूँ, प्लस वो भी एक तरह की लंबाई है, डिस्टेंस ही होता है वो। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एरिया मिल गया आपको, यानी दो लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से। तो जाहिर बात है कि इसका यूनिट अगर आप देखोगे तो ये क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर आप बोल सकते हो। लेंथ का भी मीटर, इस लेंथ का भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट हो। सिंबल ऑफ यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। हम वो यूनिट यूज़ किया है। सिमिलरली वॉल्यूम आप देख सकते हो, वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ, विड्थ, हाइट, और ये तीनों एक तरह का लेंथ ही है। तो तीनों में क्या होगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब आइए, ये है स्पीड। अच्छा यहाँ कुछ, अच्छा ये डिवीजन मत समझिएगा, ये बेसिकली इस तरह का है, यानी स्पीड या आप कह सकते हैं वेलोसिटी। ऑब्लिक है ये। ऑब्लिक मतलब या तो स्पीड हो या वेलोसिटी। दोनों का जो डेफिनेशन है वो क्या है? एक तरह का लेंथ बाय टाइम ही होता है। स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होते हैं। और ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों होता क्या है? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इनफैक्ट एक्चुअल डेफिनेशन हम लिखेंगे जब चैप्टर शुरू करेंगे, तो वहाँ है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का चाहे चेंज हो या वेलोसिटी हो, यूनिट तो सेम ही रहेगा ना। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो वेलोसिटी मैं ले लूँ, दो समझो रहा है। असल में जब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे ना, तो ये होता है डेल्टा वी, यानी चेंज बाय टाइम। डेल्टा वी का मतलब होता है, खूब ध्यान समझिए उसको। डेल्टा वी का जो मतलब होगा, ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज। बहुत से लोग, बहुत से बच्चों को क्या कन्फ्यूजन है कि भाई जब ये दो डिफरेंस ले रहे हैं हम, v2 माइनस v1 वेलोसिटी का डिफरेंस, तो इसका तो यूनिट जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन खुद सोचिए, यूनिट जीरो नहीं होगा, यूनिट तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। कैसे? सपोज कर लो कि v2 आपको दे दी गया 5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, और v1 दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी फाइनल आंसर इसका क्या लिखोगे? 5 माइनस 2 3, और यूनिट गायब हो जाएगा, यूनिट तो रहेगा ना भाई, कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ उसने आसानी के लिए सिर्फ लिख दिया कि भाई एक्सेलेरेशन को हम समझ सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, असल में ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो परेशान ना हो, हम सब लोग ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में। बस जो बच्चे थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी उनको मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे भाई ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है। बहुत से बच्चे हैं ना पकड़ लेते हैं भाई असल में तो एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, आपने वेलोसिटी बाय टाइम कैसे लिखा दिया। तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं जान करके कम करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। चीज़ों को मैं कहीं कहीं आसानी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बता दिया करूँगा, लेकिन अंडरस्टूड है कि जब वो मौका उसके पढ़ाने का आएगा एक्चुअल में व्हाट इज़ एक्सेलेरेशन, तो मैं वहाँ उनको प्रॉपर जो डेफिनेशन होता है उसके हिसाब से मैं बताऊँगा आप लोगों को। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? वो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो होता है। तो वेलोसिटी के लिए यूनिट जाहिर पता है, यहाँ से उठा लीजिए, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नीचे फिर इसको सेकंड से डिवाइड करेंगे, है ना भाई। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाई ये वाला टाइम सेकंड। ये क्या, ये सेकंड सेकंड कैंसिल नहीं होने जा रहा, ये आपका ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। फिर फोर्स, अभी हमने बताया फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका एसआई यूनिट न्यूटन है, हमने बताया था ना, है कि नहीं। ये वाला फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, और इसका सिंबल क्या है? एन। तो एसआई ही यूज होगा, इसलिए हमने यहाँ एम केस का नहीं लिखा है। जहाँ एसआई नहीं है वहाँ एम केस होगा, मिलेगा आपको। ये सब में एम केस यूज हो रहा था, यही एसआई भी है। मैंने आपको कहा था कि एसआई जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन है एम के सिस्टम का, और एडिशनल एक कुछ आपको न्यू यूनिट्स मिल जाएंगी किसी स्पेशल नेम के साथ, जैसे यहाँ। सिमिलरली प्रेशर क्या है? ये फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स और एरिया से बना, तो ये भी डायरेक्ट क्वांटिटीज है। इसका एसआई यूनिट क्या है? पैस्कल, और सिंबल क्या है? कैपिटल पी स्मॉल ए, याद रखिएगा। वर्क या एनर्जी, ये ऑब्लिक का मतलब बाई एनर्जी मत समझिएगा, यानी या तो वर्क हो या एनर्जी, इन दोनों को आप कहते हैं। जैसे ये क्या है? वर्क का डेफिनेशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो वर्क और एनर्जी का जो एसआई यूनिट है ये जूल है। जूल एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसके हिसाब से देखिए इसके नाम पे पड़ी है कैपिटल जे। न्यूटन में क्या है, साइंटिस्ट का नाम था, फोर्स के बारे में उसने डिस्कवरी की थी, इसलिए उसका नाम पे ये नाम दे दिया गया न्यूटन। और ये कैपिटल, तो जितने भी साइंटिस्ट का नाम हो ना वहाँ वो कैपिटल यूज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया, डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ ली। तो चलिए हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया, डिराइव्ड पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, राइट। तो सिर्फ दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। लिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी, तरह देख लो। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। डेफिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन टू लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट मेजर इन रेडियंस। ये प्लेन एंगल हो, आगे हम लोग और समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन है, और सिंबल इसका है RAD, रैड। इस तरह से सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या है, ये जस्ट प्लेन एंगल का 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। 3 डायमेंशनल अप्रोच है प्लेन एंगल का, तो ये सॉलिड एंगल कहलाता है। आगे हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो स्टेरेडियन है, और इसका सिंबल जो है वो है SR। ठीक है, अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं, व्हाट इज प्लेन एंगल एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल। तो देखिए प्लेन एंगल क्या है, अ प्लेन एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू लाइंस और रेज। ये एक देखिए ये रे है, इसको आप नेमिंग कर दीजिए। इस पॉइंट को O बोलते हैं, इस पॉइंट को A कह दीजिए आप, इस पॉइंट को B कह दीजिए। तो OA एंड OB आर टू रेज दैट मीट एट अ पॉइंट एंड लाई इन द सेम प्लेन। इनके बीच का जो ये एंगल है ना, इसी एंगल को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। एंड दिस इज जो सिंबल यूज करते हैं इसके लिए थीटा यूज करते हैं। एंड थीटा का डेफिनेशन क्या है वो यहाँ आप देख लो जरा सा। थीटा इज डिफाइंड एज S/R। तो इस एंगल में अगर आप देखोगे तो ये रहा थीटा, ये आर्क का लेंथ है। ये S क्या है, दिस इज आर्क लेंथ, है कि नहीं, क्योंकि AB क्या है, ये सर्किल का आर्क है, इसका लेंथ S है, और ये जो रेडियस है इस सर्किल का वो क्या है, R है। तो प्लेन एंगल का जो डेफिनेशन होता है वो क्या आता है, इट इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो मैं इसे और ओपन करके यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लेन एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से, एंड इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये बेसिकली प्लेन एंगल का फॉर्मूला। अब अगर देखो इसको, इसका यूनिट क्यों नहीं है, तो आर्क लेंथ क्या है, इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ लेंथ। इसको इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। और रेडियस भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ लेंथ, इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर मीटर कैंसिल, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, मतलब आई मीन यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको यूनिट दिया गया है, एंड इट इज मेजर्ड ऑलवेज इन रेडियंस। यानी जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे थीटा इक्वल टू S/R, तो ये याद रखना कि थीटा कभी भी डिग्रीज में नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको S रखना है मीटर में, और ये R भी रखना है मीटर में। तो जो वैल्यूज आएगी दैट विल ऑलवेज बी इन रेडियंस, राइट। हालांकि प्लेन एंगल का एक कॉमन यूनिट भी है, वो डिग्रीज है, और इन दोनों का आपस में रिलेशन भी, वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री जो होता है इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये याद रखना, ठीक है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ये आप लोग जानते होंगे, विच इज इक्वल टू 3.14 अप्रोक्सीमेटली, रफली। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन। अब आप इसके बेसिस पे, यानी इस रिलेशन से आप 90 डिग्री, 45 डिग्री, किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ये कन्वर्जन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द प्लेन एंगल। यूनिट मालूम हो गया, प्लेन एंगल का रेडियन है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि ये बताइए कि 1 रेडियन कितने के बराबर होता है। हालांकि आप यहाँ से उसे निकाल सकते हो, लेकिन इसका एक डेफिनेशन है जो आप याद कर लो। 1 रेडियन कब होगा, ज़रा देखो, हमारे पास प्लेन एंगल का जो डेफिनेशन है वो क्या है, आर्क लेंथ S और डिवाइड बाय इट्स रेडियस। अब ज़रा देखो, अगर किसी केस में आर्क लेंथ की जो वैल्यू है वो अगर रेडियस के बराबर हो जाए, तब ज़रा देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी। S हमने कितने के बराबर ले लिया, रेडियस के बराबर, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो रेडियस ही है, तो रेडियस में रेडियस ये क्या होगा, 1 होगा, और यूनिट कितना हो जाएगा, रेडियन। दैट मीन्स कि अगर किसी सर्किल का आर्क
रेडियस के बराबर हो तो वो आर्क जो एंगल बनाता है उस सर्कल के सेंटर पे, दैट एंगल विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। अब आप इसे पढ़ लो। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क whose लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल के सेंटर पे एक आर्क आप लें और आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर कर लें, ठीक है। तो इस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया होगा सेंटर पे, जिसका वैल्यू रेडियस के बराबर है, तो रेडियस बाय रेडियस वो कितना देगा आपको एंगल, विच इज इक्वल टू 1 रेडियन। बिल्कुल क्लियर है। आगे हम लोग और पढ़ेंगे कि अच्छी चीज और यहाँ समझ लो। अगर मैं यहाँ पे फुल सर्कल की बात करूँ, ये हमने क्या लिया है, इट इज इक्वल टू जस्ट 1 रेडियन। यानी अगर किसी सर्कल का सेंटर पे जो आर्क है, आर्क का लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 1 रेडियन के बराबर होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि फुल सर्कल का कितना एंगल बनता है। आई वांट टू नो दिस एंगल, होल एंगल, ये कितना एंगल, फुल सर्कल जो है अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, कैसे निकालेंगे हम। तो जरा देखो, फुल सर्कल के लिए फॉर्मूला तो वही हम लगाने जा रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। क्लियर है। फुल सर्कल के लिए जो आर्क लेंथ होता है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, राइट। कंप्लीट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर, वो वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर फुल सर्कल में यहाँ लिख दे रहा हूँ थीटा, मैं किसका निकालने जा रहा हूँ, फुल सर्कल का। यानी फुल सर्कल जो है अपने सेंटर पे कितना एंगल या कितना रेडियन बनाएगी। तो फॉर फुल सर्कल आर्क लेंथ इज इक्वल टू दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, हम जानते हैं। यानी फुल सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर, और नीचे आर है तो ये आर आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है विच इज इक्वल टू 2 पाई। दैट मीन्स द angle subtended by the full circle at its center is equal to 2 pi radian. Got it? तो मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, थीटा फुल सर्कल जो होगा वो कितने के बराबर होता है, which is equal to 2 pi radian। ये याद रहना चाहिए। So that's it। प्लेन एंगल यहाँ पे लिखा रखा है कि प्लेन एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इन SI बट स्टिल हैज़ अ यूनिट फॉर क्लैरिटी एंड कॉन्टेक्स्ट। तो एनीवेज मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। मैं अभी डायमेंशन चूँकि हमने पढ़ा नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे कि ये 2 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसका डायमेंशन तो नहीं होता, हालांकि यूनिट होता है। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्टेरेडियन। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेन एंगल। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें हम लोग पढ़ना है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये प्लेन एंगल का 3 डायमेंशनल वर्जन है या 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, वहाँ 2D फिगर है, यानी सर्कल की बात मैं कह रहा था तो वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है। यहाँ मैं स्फीयर की बात करूँगा, ये 3D फिगर। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी पॉइंट पर ये जो आर्क एंगल बनाता है, सिंगल आर्क, उस एंगल को तो हम प्लेन एंगल बोलते हैं, राइट। ये आर्क लेंथ होगा S और ये रेडियस R होगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे कोई एरिया कितना एंगल सबटेंड करता हो ये मालूम करना हो, ये कि पूरा एरिया है ना, जैसे कोन का मान लीजिए, ये जो एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे, ये सॉलिड एंगल कहलाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये सिंबल कौन सा है, इसका नाम क्या है, ओमेगा। ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, थीटा के बारे में तो हम जानते हैं कि थीटा जो है आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है, S बाई आर। बट व्हाट इज ओमेगा, यानी सॉलिड एंगल क्या होता है। तो सॉलिड एंगल का डिफरेंशियल देखो यहाँ लिख रखा है, इट इज एरिया बाय आर स्क्वायर। किसका एरिया, यहाँ प्लेन एंगल में आर्क लेंथ कितना एंगल सबटेंड करता है इस पॉइंट पे, उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। लेकिन सॉलिड एंगल के केस में ये एरिया कितना एंगल सबटेंड करता है इस पॉइंट पे, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो इस केस में जो डेफिनेशन है वो क्या है, एरिया जो एंगल सबटेंड करेगा पॉइंट पी पे और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जाहिर बात है हम जानते हैं कि एरिया का यूनिट भी क्या होगा, एरिया का यूनिट भी मीटर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का यूनिट भी मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसका यूनिट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका भी यूनिट डिफाइन किया गया है एंड इट इज स्टेरेडियन, ये याद रखिएगा, है कि नहीं। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या दिया गया है, स्टेरेडियन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, SR। तो मैं यहाँ लिख दूँ, हाँ
यहाँ भी देखो, यहाँ ये जो आपका सर्किल का एरिया बन रहा है, दिस इज द एरिया, ध्यान दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये एरिया जो इस पॉइंट पे, जिसको ओ पॉइंट हम बोलते हैं, जो एंगल बनाएगा, यानी ये फुल एंगल, इसको हम सॉलिड एंगल से शो करते हैं, डिनोटेड बाय ओमेगा, ठीक है। तो दिस इज एरिया ए, दिस वन एरिया एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है ना। दिस इज एरिया बाय आर स्क्वायर, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, क्लियर है। इसका यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेरेडियन। अब आपसे इसमें कोई पूछ सकता है कि ये बताइए कि इस फुल स्फीयर, यानी कि स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, इस एरिया की मैंने बात की, फुल स्फीयर का अगर एंगल निकालना होगा सेंटर पे, तो वो कितना होगा, तो चलो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ओमेगा फॉर फुल स्फीयर, याद रखिएगा प्लेन एंगल में फुल सर्किल की बात हो रही थी, वो 2 डायमेंशनल फिगर है, यहाँ स्फीयर की बात होगी। जब भी सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो ये 3D एक्सटेंशन है, बता चुके हम। तो ओमेगा फॉर फुल सर्किल, यानी मैं ये, सॉरी, फुल स्फीयर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक कंप्लीट स्फीयर जो होता है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो अपने स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल बनाता है। तो हम जानते हैं कि जो फुल स्फीयर की मैं बात करूंगा तो जो एरिया होगा स्फीयर का वो कितना होगा, सरफेस एरिया होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। दिस इज दी सरफेस एरिया ऑफ द फुल स्फीयर। अब वो एंगल कितना बनाता है नीचे, उसको हम डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर से, एरिया बाई आर स्क्वायर, इसका डेफिनेशन ही है, फॉर्मूला है इसका। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, सो वी हैव गॉट द वैल्यू एज 4 पाई। नाउ दिस 4 पाई इज नॉट इन रेडियन, क्योंकि ये तो सॉलिड एंगल है ना, तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। तो इतना 4 पाई स्टेरेडियन हो गया। दैट मीन्स the angle subtended by the full circle at its center is 2 pi radian, but the angle subtended by the complete sphere, I mean the surface area of the whole sphere at its center, is equal to 4 pi steradian। एक तो समझ में आ गया अच्छी तरह से। नाउ इसका यूनिट आपको समझ में आ गया, स्टेरेडियन है। 1 स्टेरेडियन कितना होगा ये भी समझ लीजिए, फुल तो समझ में आ गया। 1 स्टेरेडियन कैसे मालूम होगा, तो देखो ओमेगा ही निकालना मुझे, इसका फॉर्मूला होता है एरिया बाई आर स्क्वायर। अगर किसी केस में मैं दिख रहा हूँ, अगर एरिया उतना ही बड़ा ले लूँ जितना कि आर स्क्वायर है, तो उस केस में एक ही जगह मैं क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, एंड 1 व्हाट इज 1, 1 स्टेरेडियन। यानी इस केस में अगर सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन आपको चाहिए, तो जो एरिया हम लेंगे वो आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अगर एरिया आर स्क्वायर के बराबर है तो रेशियो जो होगा वो 1 हो जाएगा, एंड दी वैल्यू विल बी 1 स्टेरेडियन। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये दो जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ समरी दे दिया हमने, आप उसको समझ लीजिएगा, सेम चीज़ है, रिपीट नहीं करूँगा मैं। इसके बाद जो लास्ट चीज़ बची रह गई है वो क्या है कि हमने आपको बताया था, हिंट दिया था कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में 3 तरह की तो क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसमें कुछ रेशियोज होते हैं, वो भी क्वांटिटीज़ ही हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ ही है, लेकिन वो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो होती हैं, इसलिए उनका यूनिट नहीं होता। तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या मतलब कि सम फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड एज, अभी हमने बताया था, एज द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, यानी सेम मेजर की क्वांटिटीज का रेशियो होती हैं, उसका डेफिनेशन ही वो होता है उन फिजिकल क्वांटिटीज का। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो सेम टाइप या सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होंगी, तो वो रेशियो जो कि यूनिट सेम हुआ तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए उनका यूनिट होता ही नहीं। तो एज ए रिजल्ट देयर यूनिट्स कैंसिल आउट, मेकिंग देम यूनिटलेस। दीज क्वांटिटीज स्टिल रिप्रेजेंट मीनिंगफुल फिजिकल कॉन्सेप्ट्स इवन दो दे डो नॉट हैव यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बता दूं, एक दो मैंने बताया हिंट, लेकिन यहाँ समझ लीजिए। एक उसमें है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी। दोनों को पढ़ लेते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे ऑप्टिक्स से हम लोग पढ़ेंगे लाइट, लेकिन यहाँ समझ लो कि ये बेसिकली 2 वेलोसिटीज का रेशियो है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को असल में तो म्यू सिंबल होता है, लेकिन कहीं कहीं इसको एन से भी शो करते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट्स इन 2 डिफरेंट मीडिया।
तो ऊपर जो अगर मान लीजिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या एयर के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर जो होगा वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइड भी होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जाहिर सी बात है कि सी की वैल्यू जो होगी वो एक वैल्यू होती है 3 × 10⁸ हम लोग जानते हैं, और यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। नीचे भी कोई वैल्यू होगी क्योंकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैल्यूज आएगी, हर मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, तो यहाँ भी कुछ वैल्यू होगी, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसका भी यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो सी का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, वो भी स्पीड ऑफ लाइट है, वी भी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, लेकिन ये कुछ नंबर यहाँ बचेगा, है ना, 3 × 10⁸ और यहाँ भी कोई वैल्यू होगी, डिवाइड करने के बाद यू विल गेट सम नंबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो इट इज़ जस्ट अ प्योर नंबर, इसमें कोई यूनिट नहीं होता। शुरू में हम लोगों ने जो डिफाइन किया था कि फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं, Q = NU, वहाँ हमने बताया था ना कि इन जनरल फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक मैग्नीट्यूड होगा जिसको आप कुछ नंबर से डिनोट करोगे और उसके साथ यूनिट एसोसिएटेड होता है। तो मैक्सिमम क्वांटिटीज़ आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगा, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसमें यूनिट नहीं होता, उनमें से एक ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये दो वेलोसिटीज़ का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट्स का, यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, राइट। सिमिलरली एक दूसरी क्वांटिटी है जो कि है रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ होती है? नाम ही बता रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी, यानी किसी के रेस्पेक्ट में आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी देखने जा रहे हैं, तो ये भी दो डेंसिटी का रेशियो होता है। यहाँ भी देखो, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और ये निकलता कैसे है? यहाँ भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, यूजुअली एट 47 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। हम जस्ट हम लोग फोकस कर रहे हैं कि यूनिट्स क्या होंगी, है ना, यानी ये जो क्वांटिटीज हमारे पास हैं यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो ये होगा क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये न्यूमरेटर में लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में ही चेक करते हैं। तो आप जरा देखो, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी जो आप लिखोगे तो ये कुछ वैल्यू होगी, और यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास के लिए किलोग्राम और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, डिवाइड बाई वाटर की जो डेंसिटी होती है वैसे नोन है हमें, ये होता है 1000, और ये क्या हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, इसका भी यूनिट kg पर मीटर क्यूब है। ये दोनों kg पर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो आएगा कुछ वैल्यू आएगी, कोई नंबर होगा, है कि नहीं, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये यूनिटलेस है, kg, ये यूनिट दोनों कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ हमने देखा है कि मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13.6 होती है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब ये नंबर हो गया, ऐसा क्या मतलब हुआ, जरा समझ लो। या क्या लिखा हुआ है कि डेंसिटी के लिए हम सिंबल रो यूज करते हैं, इसको कैसे बोलते हैं, जैसे RHO, रो। तो यहाँ दे रखा है कि रिलेटिव डेंसिटी, यानी मैं ऐसे लिख रहा हूँ RD, रिलेटिव डेंसिटी किसका, मरकरी का। मरकरी के लिए Hg सिंबल यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है कि नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ दे रखा है 13.6, यानी मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी जो है वो सिर्फ 13.6 है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये हमने लिख दिया। यहाँ लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ से देखो मरकरी की डेंसिटी कितनी आ गई, मरकरी की डेंसिटी आ गई 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, यानी वाटर का इतना गुना होता है मरकरी की डेंसिटी। बहुत हेवी होता है मरकरी, इज वेरी हेवी एज कम्पेयर टू वाटर। तो चलिए मेरे ख्याल से हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।